यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और मुझे उम्मीद है कि आज आपको अपना ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो अपडेट के लिए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोबारा बोल दिया मैंने। तो ये टॉपिक लाने का हमारा उद्देश्य ये है कि मैंने पहले पढ़ा चुका हूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के बाद 1784 में कंपनी को एक बार दोबारा एक अधिनियम लाने की आवश्यकता महसूस हुई कंपनी के प्रति ब्रिटिश शासन को। तो उसका अस्तित्व का प्रमाण ये हुआ कि ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया 1781 में, जिसे कि 1784 में लागू किया गया और जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जो जिसके समय यह अधिनियम लाया गया उस समय सत्ता किसके हाथ में थी? उस समय जो ब्रिटिश, जब यह अधिनियम भारत में कंपनी के नियंत्रण और नियमन के लिए लाया गया उस समय ब्रिटिश शासन किसके हाथ में था? नाम लिख रहा हूं मैं, पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर के समय यह अधिनियम लाया गया, 1781 में पारित किया गया और 1784 में लागू किया गया। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स के समय लाया गया इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अब इसकी विशेषता क्या थी? मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर इससे पहले का आपको समझना है। जब आपकी समझ में 1773 आएगा जब ही 1784 आएगा, नहीं तो 1784 आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर समझना है तो पहले आप हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाले वीडियो को देख लें। तो इसकी विशेषता क्या थी? यह एक्ट जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की इस अधिनियम को लाने का औचित्य क्या था, क्या कारण था? यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां ऐसी रह गई थी जिनको कि दूर करना आवश्यक था ब्रिटिश संसद द्वारा। क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चल रहा था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य नियमन और नियंत्रण के लिए लाया गया। तो 1784 लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1773 का अधिनियम था उसकी कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए लाया। इसकी पहली विशेषता क्या थी? इसने कंपनी के इस अधिनियम द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया और जो व्यापारिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। और
जो निदेशक मंडल 1773 में बनाया गया था वह केवल कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देख रहा था, लेकिन राजनैतिक मामलों के जो नियमन और नियंत्रण के लिए एक नया निकाय बनाया गया। नियंत्रण बोर्ड कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए, यहां लिख देता हूं मैं, कंपनी के राजनीतिक कार्य के लिए बनाया गया नियंत्रण बोर्ड। आपने देखा भी होगा कि नियंत्रण बोर्ड जो भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती थी, जैसे गवर्नर का चुनाव, गवर्नर जनरल का चुनाव, ठीक है, तो वह गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद राजनीतिक तना की व्यापारिक, तो व्यापारिक कार्यों के लिए तो निदेशक मंडल था ही, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए नए निकाय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस प्रकार क्या हुआ, भारत में द्वैध शासन, इस प्रकार क्या हुआ, भारत में द्वैध शासन चालू हो गया कंपनी के लिए। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक मामले, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले थे उन्हें तो अलग कर दिया, और व्यापारिक मामले थे उन्हें कर दिया अलग। तो राजनीतिक मामलों के लिए तो क्या था, नियमन और नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, और व्यापारिक मामलों के लिए किसके द्वारा था? निदेशक मंडल के द्वारा। जो नियंत्रण बोर्ड था उसे अपनी सूचना कहां देनी थी? ब्रिटिश सरकार को। जो नियंत्रण बोर्ड था वह सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था, ठीक है। जो वाणिज्यिक व्यापारिक मामले थे उन्हें तो कंपनी स्वयं देखती थी, और जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे वो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बोर्ड के द्वारा देखे जाते थे। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई। आधा शासन तो किसके द्वारा हो रहा था? कंपनी के द्वारा, और आधा शासन किसके द्वारा हो रहा था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मतलब एक ही शासन में अलग अलग जगहों से निकाय का गठन किया गया, और अलग अलग जगह से जो शासन था वो ऑपरेट किया जाने लगा। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था 1784 में शुरू हुई थी। और 1, 2, 3 चीज हो गई। कंपनी के राजनीतिक व्यापार के मामले अलग, व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल, और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड। द्वैध शासन हो गया, इतना समझ में आ गया। तो इससे अगला क्या होगा अपना, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता यह थी इस अधिनियम की कि भारत में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चल रहा था, लेकिन इस अधिनियम द्वारा आधा शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जो भी राजनीतिक मामले थे वो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा हैंडल किए जाने लगे। कंपनी के ऊपर कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहा कि वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। तो इसके द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को, चौथी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था उसे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्षेत्र था उसको क्या कहा गया कि यह ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र है, यह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। जो भी ब्रिटिश औपनिवेश थे, भारत भी एक ब्रिटिश औपनिवेश था, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसको क्या कहा गया कि भारत का जो शासन है, जो भारत का क्षेत्र है, वह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है।
तो इसके द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को इसके द्वारा एक चीज मिली जिसके लिए ब्रिटिश सरकार यह अधिनियम लाना चाहती थी। वह मुख्य चीज क्या थी, कंपनी के कार्यों व इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया। सीधी सी बात है, जो राजनीतिक मामले हैं वह सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। तो कंपनी के कार्यों पर कार्य प्लस प्रशासन, ठीक है, यही तो होता है राजनीतिक। प्रशासन, कंपनी का जो भी प्रशासन था वह सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में पहुंच गया, उसी के द्वारा नियुक्ति की जाने लगी। और जो कार्य थे कंपनी के वो तो राजनीति द्वारा ही होंगे। जो राजनीतिक व्यक्ति होगा कंपनी का उसी के द्वारा तो कार्य किए जाएंगे। तो कार्य प्लस प्रशासन इक्वल टू राजनीतिक कार्य। तो इन कार्यों का नियंत्रण सीधे किसे मिल गया, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के हाथ में कंपनी के कार्यों वो इसके प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हो गया। ये थी अपनी 5 चीजें इसके बारे में। पहली चीज क्या थी, रिवाइज करा देता हूं मैं। पहली चीज थी कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड और व्यापारिक कार्यों के लिए क्या था बताइए, रुक जाता हूं मैं। बताइए कमेंट में, राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड, और व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल, ठीक है। 3 चीज हो गई। इसके द्वारा कंपनी का प्रशासन क्या हुआ, सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, क्योंकि राजनीतिक कड़ी ही मुख्य होती है किसी सरकार की। तो राजनीतिक कार्य सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में, तो द्वैध शासन शुरू हो गया। आधा कार्य कंपनी के हाथ में व्यापारिक और आधा कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथ में कौन सा, राजनीतिक। और इसके द्वारा क्या कहा गया, भारत के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र कहा गया और ब्रिटिश सरकार को इसके कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे कि अगला वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दें।